हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गोरजी आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो बेटा, कल तक हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा यानी अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम बात कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं, किसी भी जीव, पादप हो सकता है, जंतु हो सकता है, और किसी भी जीव के जीन में हेरफेर कर उसमें नए लक्षण पैदा करना या नए लक्षण पैदा करने की क्रियाविधि किसके द्वारा की जाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक है ना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये क्रिया की जाती है। या हम कह सकते हैं कि बिना प्रजनन के ही किसी जीव की आनुवांशिकी में डायरेक्ट ही परिवर्तन पैदा करना। कैसे? हमारे पास ये जीव बी है और ये जीव ए है। ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं कि ये बी है, ये क्या है, राइस की कोई किस्म थी, और ये ए क्या है, ये डैफोडिल पादप का क्या है, डैफोडिल प्लांट्स है। अब इस डैफोडिल की हमने क्या की, बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, और बीटा कैरोटीन जीन हमने किस में ट्रांसफ़र की? इस चावल में। क्या इस चावल में प्रजनन कराया? नहीं कराया, हमने ये जीन डायरेक्ट इसमें एंट्री करा दी। अब इस राइस में ये किसी बाहर या दूसरे जीव की जीन ट्रांसफ़र हो गई, तो सब इसकी जो प्योर जीन थी ना, क्या अब प्योर रहेंगी? नहीं, क्योंकि इनमें दूसरे पादप की जीन भी हमने क्या कर दी? शामिल कर दी। इसका मतलब हमने बिना प्रजनन के ही इसकी आनुवांशिकी में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया साहब कि किसी जीव के जीन में हेरफेर करके नए लक्षण पैदा किए। क्या? देखो कि डैफोडिल पादप की बीटा कैरोटीन जीन विटामिन ए का संश्लेषण करती है। अब हमने इसको चावल में, चावल का वैसे जो पोषक तत्व है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। लेकिन हमने क्या किया साहब, इसमें बीटा कैरोटीन जीन ट्रांसफ़र की। अब चावल में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ही क्या भी मिल रहा है? विटामिन ए भी पाई जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हमने नया लक्षण यानी जीन में हेरफेर करके नया लक्षण विकसित कर दिया। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। या हम कह सकते हैं बिना प्रजनन के ही किसी जीव की आनुवांशिकता में परिवर्तन पैदा कर दिया, उसे हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कह देते हैं। ठीक है, अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो मेनली किस पर आधारित रहती है? तो देखो सुनो, क्या ये मेनली किस पर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा कल बता दिया था मैंने कि हमारे पास मान लो ये कोई जीव है, उसका डीएनए है, ये किसी दूसरे जीव का डीएनए है। इस जीन में या इस डीएनए पर विशेष जीन जिसके द्वारा कोई विशेष लक्षण निर्धारित किया जा रहा है, हम क्या करेंगे? इसमें कट लगाते हैं, और इसमें कट लगा के हमने क्या किया, यानी एक अलग जीव का डीएनए ले लिया, अलग जीव का डीएनए ले लिया, दोनों को काट के अलग किया। भाई इसको इसके प्रॉपर डीएनए से अलग काट के किया इस खंड को, और इस खंड को हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? हमने क्या किया? पहले जीन को काटा, काट के वापस जोड़ा, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस तकनीक के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या वांछित डीएनए होता है, इसकी हमने क्या करनी होती हैं? कई सारी कॉपियां बनानी होती हैं। तो इस डीएनए खंड की हम किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो वेक्टर की सहायता से या वो पीसीआर तकनीक की सहायता से अनेक कॉपियां बनाते हैं। तो ये अनेक कॉपियां बनाई हमने। ठीक है, इसकी तो ये क्या हो गई साहब? हमने इस डीएनए की क्या कर ली?
क्लोनिंग कर ली तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कह देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब सुनो, मैं पिछले वीडियो में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का पूरा प्रोसीजर बता चुका था और मैंने बताया था कि हम कल अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे कि उस प्रोसीजर के लिए हम क्या क्या पदार्थ लेते हैं या हमें क्या क्या आवश्यक वस्तुएं या चीज़ या कौन कौन सी संरचनाएं आवश्यक होती हैं, तो हम आगे बात करेंगे जेनेटिक। और देखो बेटा ध्यान रखना, मैंने बताया था 2 क्वेश्चन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। नंबर 1 जेनेटिक या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत या जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए बनाने के चरण कौन कौन से हैं, और दूसरा है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं साहब, संसाधन कौन कौन से काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधन की। ठीक है, तो देखो बेटा संसाधन की बात करें, फर्स्ट नंबर 1 हमें क्या चाहिए, वांछित डीएनए। पहली बात, क्या होता है वांछित डीएनए, तो सुनो, हमने बनाया था क्या, सुपर पोटैटो, सुपर आलू बनाया, और सुपर आलू में हमने रामदाने की जीन ट्रांसफ़र की, और रामदाने की जीन की वजह से आलू में क्या किया, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या था सब, प्रोटीन संश्लेषण होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब रामदाने की जो जीन थी वो क्या थी, वांछित जीन थी, क्योंकि हमने आलू के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करवाना था। तो वांछित जीन क्या हुई, कौन सी हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली जीन, और वो कहाँ मिल रही थी हमें, रामदाने की जीन के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वांछित डीएनए या जीन की खोज करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं साहब, अब हमें डीएनए कहाँ मिलेगा, किसी भी पादप या जंतु की सेल में मिलेगा, ये रहा। ठीक है, अब सुनो, वांछित डीएनए प्राप्त कर लिया हमने, उसके बाद अभी क्या ये डायरेक्ट वांछित डीएनए है, नहीं है, यानी हमने अभी वांछित डीएनए युक्त कोशिका तो पहचान ली। अब इस कोशिका के अंदर से हमने क्या करना है, डीएनए को बाहर निकालना है। बेटा क्या करेंगे इसके लिए हम, देखो अगला जो संसाधन है वो है हमारे क्या, एंजाइम्स। और एंजाइम में सबसे पहले जो एंजाइम आते हैं नंबर 1 वो है क्या, कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम। कैसे, देखो कोशिका दिखाई दे रही है, अब यार इस कोशिका से हमें डीएनए बाहर निकालना है, तो क्या ऐसा तो है नहीं है कि हाथ दिया और निकाल लिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिका का अपघटन करवाना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम। ठीक है, जो इस कोशिका का, अब कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है सेल कौन सी है। जैसे मान लो जीवाणु कोशिका है, ये कौन सी जीवाणु कोशिका होती, तो इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, लाइसोजाइम, क्योंकि लाइसोजाइम कोशिका की भित्ति को क्या कर देती है, प्रगलित कर देती है। अब इसकी भित्ति प्रगलित हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, डीएनए को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कवक कोशिका यानी ये कोशिका क्या होती है, कवक कोशिका, तो हम क्या काम में लेते हैं, सब कवक की कोशिका भित्ति, कवक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, तो हम क्या काम में लेते हैं, काइटिनेज काम में लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यदि ये कोशिका क्या होती, पादप कोशिका, तो हम क्या, पादप कोशिका है
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो हम क्या काम में लेते हैं? सेल्यूलेज या पैक्टिनेज, ठीक है। और हम बात करें साहब किसकी? मान लो जंतु कोशिका होती, तो हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार के डिटर्जेंट टाइप के रसायन काम में लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कोशिका अलग अलग, कोई भी कोशिका है, अब इस कोशिका के हिसाब से हम क्या करते हैं? कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन एंजाइम में से कोई भी एंजाइम काम में लिया, इसका अपघटन कराया, हमें क्या प्राप्त हो गया साहब? ये प्राप्त हो गया, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं? वांछित डीएनए। पहली बात। अब बेटा क्या करते हैं हम? इस डीएनए की लंबाई होती है बहुत, और हम किसी भी जीव में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या पूरे का पूरा डीएनए काम में ले लोगे? क्या नहीं लोगे। हमें उस डीएनए का एक विशेष खंड चाहिए होता है, और जिस खंड पर विशेष टाइप के या विशेष प्रकार के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन मान लो व्यवस्थित हैं, तो हमें केवल ये खंड चाहिए। इसका अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा तो हमें क्या कैंची यूज में लोगे या चाकू यूज में लोगे? इसके लिए भी हमें बेटा एंजाइम ही काम में लेने होते हैं, चाकू या कैंची नहीं लेते। और जिन एंजाइम को काम में लेते हैं उनको हम आणविक कैंची कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीएनए को काटने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ आया समझ में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दिमाग लगाओगे? नहीं लगाना, चलो मैं बता देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एंजाइम नाम सुना होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं अगले एंजाइम की, ठीक है। तो फर्स्ट एंजाइम हो गए कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम। सेकंड बी, इसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। अब सुनो, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एंजाइम बात करें तो देखो इनके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नेथॉम्स। किसने बताया? नेथॉम्स ने। लेकिन इनकी हम बात करें किसकी? विस्तृत जानकारी। तो विस्तृत जानकारी की यदि हम बात करें तो विस्तृत जानकारी दी थी किसने? वैज्ञानिक थे ऑरवर और स्मिथ, ठीक है। ऑरवर स्मिथ ने इनकी क्या है? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज के बारे में विस्तार से बताया, और यही कारण है, ध्यान रखना, कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज के खोजकर्ता के रूप में ऑरवर स्मिथ को ही जाना जाता है। नेथॉम्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेटा एक चीज़ और याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिस पर 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन इस पर पार्टिकुलर आ सकता है, और बड़ा प्रश्न भी इस पर आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरा फोकस करोगे इस पर। टाइप्स बेटा ध्यान, तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एंजाइम, और इसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 में पहले, ठीक है। जिसमें एक तो क्या होता है, एक भाग रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक्सो क्या होता है? देखो अपन बात करते हैं साहब, ये कोई डीएनए खंड है, और एक्सो का मतलब एग्जिट कह सकते हो, यानी बाहर की ओर से जब कोई डीएनए खंड को जो एंजाइम काटता है तो उसको हम रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम बोलते हैं। और वे एंजाइम जो डीएनए खंड को कहाँ से काटते हैं? बिल्कुल मध्य से काटते हैं साहब, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंडो मीन्स होता है अंत है, इसका मतलब अंदर की ओर से। तो वे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए खंड को बीच में से काटते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो क्या एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम था ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसकी बात कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। इसको फिर हम 3 भागों में बांटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सेकंड और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज थर्ड। अब देखो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज फर्स्ट है ना, इसमें अपन क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट है, इसकी आदत होती है खराब। और इसकी आदत क्या खराब होती है कि मान लो ये पहचान अनुक्रम है, हमें कट लगाना है यहाँ, लेकिन ये क्या करेगा? कट या तो इससे आगे या पीछे,
और कई हजार नाइट्रोजनी क्षारक दूर जाकर कट लगाता है। इसका मतलब जब हमें काटना यहाँ से है और ये कट लगाएगा यहाँ, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ भाई। अपने को क्या है, गलत जगह से काट दिया, ठीक है ना। अपन को काटना था गर्दन वाला भाग और हमने पेट वाला भाग काट दिया, क्या फायदा हुआ। तो वही सिस्टम इसमें होता है। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट को हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक में काम में नहीं लेते। सेकंड की विशेषता क्या होती है, देखो ये है डीएनए खंड, ये पहचान अनुक्रम है, इसकी आदत होती है एकदम सही, सभ्य होता है बेटा, सीधा साधा सा होता है। इसको कहेंगे भैया तेरे को यहाँ से काटना है, बोला ठीक है साहब, ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाके कट लगा देगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सीधा साधा होता है, इसका मतलब इसके लिए हमें ऊर्जा भी ज़्यादा नहीं खर्च करनी पड़ती, कम पैसे में आराम से काम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सब काम की चीज़ है, ये सीधा भी है, मतलब सही जगह से कट भी लगा रहा है और हमें ऊर्जा भी खर्च कम करनी पड़ रही है। इसका मतलब पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड को काम में लेते हैं। थर्ड के पास चलते हैं। इसकी प्रॉब्लम भी यही है कि ये पहचान अनुक्रम से कुछ नाइट्रोजनी क्षारक हटकर कट लगाएगा, या तो इधर और या इधर। बात वही आ गई भाई, हमें क्या है, चाहिए हमें कुछ और मिल जाए कुछ और, तो उससे फ़ायदा क्या। इसका मतलब इसको भी, तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड को हम काम में नहीं लेते। हम केवल किसको लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड को डीएनए पुनर्योगज तकनीक के अंतर्गत काम में लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है और वो है हमारा डीएनए लाइगेज, ठीक है। मॉर्टिन गैलर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, मॉर्टिन गैलर साहब, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में खोज की। क्या होता है डीएनए लाइगेज, एक डीएनए खंड ये है और दूसरा डीएनए खंड ये है। इन दोनों डीएनए खंडों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम किसकी सहायता लेंगे, काटना होता तो हम इसकी सहायता लेते हैं, इसको आणविक कैंची कहते हैं, लेकिन जोड़ना है तो हम इसकी सहायता लेते हैं और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं साहब, ठीक है। इसका मतलब दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए लाइगेज। खोज किसने की थी, मॉर्टिन गैलर्ट ने। इसने कुछ बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरियोफेज आदि में इसकी खोज की थी, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं हम, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे ये एक डीएनए रज्जुक है, दूसरा डीएनए रज्जुक बनाना है, तो इस रज्जुक के अनुसार हमको क्या करने पड़ेंगे, नाइट्रोजनी क्षारक व्यवस्थित करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस रज्जुक के अनुसार नाइट्रोजनी क्षारक बनाने का काम, उनको व्यवस्थित करने, यानी नाइट्रोजनी क्षारकों को व्यवस्थित करने का काम और उनका क्रम निर्धारित करने का काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, ठीक है ना। ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, व्यवस्थित क्रम में लगाता है, ठीक है ये, और उनको उनके सीक्वेंस को क्या करता है, चेक करता है सही है या गलत, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद देखो नॉर्मल डीएनए के अंदर हम इसको काम में ले लेते हैं, लेकिन एक होता है जिसको हम बोलते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। टी और ए क्यू, टी से बना थर्मस और ए क्यू से बना एक्वेटिकस, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस, और ये जीवाणु पाया जाता है साहब कहाँ, गर्म झरनों में, जिनका टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। अब सुनिए साहब, गर्म झरनों में ये जीवाणु पाया गया। अब इस जीवाणु के जितने भी एंजाइम वगैरह होंगे, इसका मतलब वो 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहते हैं, सक्रिय। हम बात करते हैं पीसीआर, पीछे चलोगे पहले ही बता चुका हूँ, कैरीमोलिस ने बताया था पीसीआर डीएनए क्लोनिंग के लिए काम में लेते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी करनी है। उस पीसीआर मशीन का टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। हम बात करते हैं साहब
कि साहब सामान्य डीएनए पॉलीमरेज को क्यों काम में नहीं ले सकते, क्योंकि 72 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य डीएनए पॉलीमरेज निष्क्रिय हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। इतने अधिक टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन ये जीवाणु तो ऑलरेडी इतने अधिक टेम्परेचर में रहता है, इसका मतलब इसके एंजाइम इतने टेम्परेचर पर आसानी से क्या रह सकते हैं साहब, सक्रिय रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पीसीआर के अंदर हम किसको काम में लेते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कुछ एंजाइम थे जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनमें काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले संसाधनों के बारे में हम बाद में बात करते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वाहक या वेक्टर। इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आगे वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।